सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने मौलिक अधिकार को चालू कर लिया था। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे, समता या समानता के अधिकार से हमने चालू किया था और आर्टिकल 15 तक पढ़ लिया था हमने। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 16 से स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकारों को। आर्टिकल 15 तक हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे, ठीक है। और शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों को, ठीक है। मौलिक अधिकारों की हमने शुरुआत कर ली थी, आर्टिकल 12 देख लिया था, आर्टिकल 13 देख ली थी, ठीक ना। मौलिक अधिकार मैंने बता दिया था कि कहाँ पे है, संविधान के किस भाग में। संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 12 और 13 अलग थे, फिर 14 से मौलिक अधिकार रियल चालू हो रहे थे। आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया था, ठीक ना। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार था, ठीक ना। समानता के अधिकार जो थे वो आर्टिकल 14 से 18 तक थे। मैंने आपको 6 कैटेगरी में मौलिक अधिकार बताए थे कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान में। तो 14 से 18 तक था समता या समानता का अधिकार, ठीक है। उसी में आर्टिकल 16 आता है समता या समानता के अधिकार में। तो देखो आज आर्टिकल 16 को हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम आर्टिकल 16 को। तो देखो आर्टिकल 16 क्या बोलता है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता। लोक सेवाओं से मतलब है जो भी जॉब वगैरह निकलती है सरकार की, गवर्नमेंट की, ठीक है ना। जो सरकार में जो भी नियोजन होता है उसमें क्या होगा, सभी को समानता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल 16। फिर देखो इसके सब आर्टिकल देखो। आर्टिकल 16 एक देखो, देश के सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है ना। देश के जो जितने भी नागरिक हैं उनको क्या किया जाएगा, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे सरकारी नौकरियों में। आर्टिकल 16(2) बोलता है राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो आर्टिकल 16(2) बोलता है कि राज्य जो है वो सरकारी नौकरियों में, समझ आप, 16(2) का मतलब ये है कि सरकारी नौकरियों में केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 16(2) बोलता है। फिर आता है आर्टिकल 16(3). तो देखो आर्टिकल 16(3) क्या बोलता है। आर्टिकल 16(3) जो है, आर्टिकल 16(3) आर्टिकल 16(2) का अपवाद है। ये लिखा ना कि राज्य केवल सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिखा ये कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा सरकारी नौकरियों में। तो आर्टिकल 16(3) जो है वो 16(2) का क्या है, अपवाद है। राज्य सरकार कुछ सेवाओं केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। आपने देखा होगा कई सारी जॉब रहती हैं जो किसी राज्य की यदि कोई जॉब निकलती है, ठीक है ना। कोई भी राज्य सरकार, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पे कहीं जॉब निकलती है तो वहाँ पे ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं कि जैसे कोई जॉब निकाली, सरकारी जॉब निकाली, तो उसमें 70% लोग स्टेट ही के होंगे, 30% लोग बाहर के होंगे, ठीक है। 80% लोग, मतलब 80% जो फॉर्म भरेंगे वो क्या होंगे, राज्य के निवासी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आरक्षण देते हैं। तो आर्टिकल 16(3) में ये बात कही गई। इन सब चीज़ों को याद रखना आपको। सबसे पहले तो देखो सिंपल सा, तो आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 सिंपल सा कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता। फिर उसके बाद में ये सारे आर्टिकल को याद रखना है आपको। आर्टिकल 16(1) में क्या है, आर्टिकल 16(2) में क्या है, फिर आर्टिकल 16(3) में क्या है, ठीक है ना। आर्टिकल 16(3) में है कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं को केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछे आएंगे। फिर देख लो आर्टिकल 16(4). तो आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए देश के नागरिक हैं उनको क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आरक्षण कितना है, SC कैटेगरी जो है शेड्यूल कास्ट, उसको 15% आरक्षण दिया केंद्र सरकार ने। ST कैटेगरी जो है उसको 7.5% आरक्षण दिया है, मतलब शेड्यूल ट्राइब। OBC कैटेगरी जो है अदर बैकवर्ड क्लास, इसको 27% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) ये बोलता है। फिर आर्टिकल 16(4) को मैंने दोबारा लिखा है, मतलब आर्टिकल 16(4) के ही तहत अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, OBC वर्ग जिसको बोलते हैं हम, उनको क्या हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। मतलब आर्टिकल 16(4) के तहत जो OBC वर्ग है उसको क्या हुआ है, यदि कोई पद निकलते हैं, कोई नौकरी निकलती है, उसमें जो भी पद हैं उसमें स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 16(4) के तहत, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 16(4).
आर्टिकल 16(5) जो है वो कहता है कि राज्य किसी धार्मिक नियुक्ति में धर्म आधारित भेदभाव कर सकता है। ये सब अपवाद हैं आर्टिकल 16 के। आर्टिकल 16 साफ साफ बोल रहा है कि लोक अवसर में समानता। जो भी सरकारी नौकरी निकल रही हैं, जो भी आप सेवा के जो पद निकल रहे हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 16(5) क्या बोल रहा है कि राज्य किसी धार्मिक नियुक्ति में धर्म आधारित भेदभाव कर सकता है। धार्मिक नियुक्ति मतलब जैसे किसी मंदिर में किसी पुजारी की नियुक्ति होनी है, ठीक है ना, जैसे किसी चर्च में किसी, ठीक ना, फादर की नियुक्ति होनी है। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, धर्म आधारित भेदभाव कर सकता है, ठीक ना, राज्य। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर आर्टिकल 16(6) देखो। आर्टिकल 16(6) जो बोलता है, ये बोलता है आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, ठीक है ना। जैसे कोई सरकारी नौकरी निकली कोई पद के लिए, मान लो पटवारी की भर्ती निकली, उसमें 100 पोस्ट निकली, तो आर्टिकल 16(6) ये बोल रहा है कि उन 100 पोस्टों में से 10 पोस्ट जो हैं वो EWS के लिए क्या है, आरक्षित है। समझ आप, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, इसके लिए ये आरक्षित है, इसको बोलते EWS, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। तो जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको जोड़ा गया 2019 में, आर्टिकल 16(6) को, ठीक है, 2019 में। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 16। फिर देख लो आर्टिकल 17, समता या समानता के अधिकार ही हम पढ़ रहे हैं। समता या समानता के अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। देखो आर्टिकल 17 क्या बोलता है। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत भेदभाव का अंत, समझ आप। तो ये चीज़ बोलता है आर्टिकल 17। इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इस प्रकार के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। संसद ने इसके लिए क्या बनाया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया है, ठीक है। तो अस्पृश्यता जो है, भेदभाव, छुआछूत जो होती है, जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत जो होती है, उसको आर्टिकल 17 द्वारा उसका क्या किया गया, अंत किया गया है। और साथ ही साथ इसका अंत भी किया गया। और यदि आप इस प्रकार का व्यवहार करते हो, जातिगत भेदभाव करते हो, छुआछूत करते हो, ठीक है ना, कोई जातिगत टिप्पणी करते हो किसी जाति विशेष पर, तो आपको क्या होगा, आपको दंड मिलेगा, दंडनीय अपराध। ये सामाजिक बुराई है एक प्रकार से देखा है तो। अब ये जो सामाजिक बुराई है, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा, ठीक ना, अस्पृश्यता, जो ये क्या है, सामाजिक बुराई। अब ये सामाजिक बुराई क्या है, समाज के लोग आपस में मिलकर दूर नहीं कर पा रहे, तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए क्या बना दिया, कानून बना दिया। तो वो कानून था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके तहत दंड मिलता था, ठीक है ना। तो SC/ST एक्ट भी बाद में बना फिर। तो वो ये सब क्या है, आर्टिकल 17 के तहत बने हुए हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 17। फिर देख लो आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का मतलब है उपाधियों का अंत, ठीक है। राज्य शिक्षा और सेना के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है ना। राज्य जो है वो क्या करेगा, शिक्षा, शिक्षा मतलब जैसे शिक्षा में आप डॉक्टर बन गए तो आपके आगे डॉक्टर लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। सेना में आप मेजर कर्नल बन गए तो आप अपने आगे मेजर कर्नल लगा सकते हो। इसके अतिरिक्त कोई कोई अन्य उपाधि नहीं प्रदान करेगा, ठीक है ना। जैसे पहले बड़े बड़े महाराजाओं की उपाधियाँ होती थी, राजा साहब, राव साहब, तो इस प्रकार की उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा किसी को भी। राज्य केवल शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई और अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, लोग अपने तरफ से लगा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत रत्न दिया थे, पद्म विभूषण दिया थे, पद्म विभूषण दिया थे, ठीक है ना। तो इसका मामला भी कोर्ट में पहुंचा एक बार। तो कोर्ट में कहा गया कि भाई ये उपाधि देते हैं आप, भारत रत्न देते हो, ये सब, और ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो देते हो, ये तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, ठीक है ना। आर्टिकल 18 बोल रहा है कि शिक्षा और सेना के तहत कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में बोला था कि जो पद्म विभूषण हैं, भारत रत्न हैं, इनको आर्टिकल 18 का वॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे किसी को भारत रत्न मिला है, मान लो कि सचिन तेंदुलकर को मिला है जैसे भारत रत्न, मान लो, ठीक है। अब मिला कि नहीं मिला ये आप कंफर्म कर लेना, मैं केवल एक एग्जाम्पल बताऊँ। सचिन तेंदुलकर को जैसे भारत रत्न मिला है, तो सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लगा सकता। वो अपना नाम, या आप नहीं बोल सकते उसको इस प्रकार से किसी सम्मेलन में, किसी जगह पे, कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, तो इस प्रकार से वो लीगल हो गया, पद्म भूषण, भारत रत्न वगैरह। तो ये है उपाधियों का अंत, मतलब किसी प्रकार की उपाधियाँ जो पहले चलती थी, महाराज, ठीक है ना, एक एक श्री श्री, एक 1000 हाथ, तो इस प्रकार की उपाधि जो है ये राज्य नहीं देगा,
लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उपाधियों का अंदर आर्टिकल 18 के तहत यहाँ पर खत्म होते हैं आपके समता या समानता का अधिकार, यहाँ पे आपका खत्म हो गया, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार था। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक तो हम पढ़ेंगे अब स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है। तो देखो स्वतंत्रता के अधिकार, तो देखो मौलिक अधिकारों के दूसरे वर्ग में आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया। जो मौलिक अधिकारों का दूसरा वर्ग है, मैंने आपको 6 वर्ग बताए ना। पहला वर्ग था समता या समानता का अधिकार, उसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक थे। अब जो मैंने दूसरा वर्ग बताया मौलिक अधिकारों का, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक अधिकार शामिल है। तो देखो वही चीज़ लिखी है कि मौलिक अधिकारों के दूसरे वर्ग में आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों को क्या किया गया, रखा गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपने व्यक्तिगत विकास का अवसर देना है। आप किसी को स्वतंत्रता क्यों देते हो? स्वतंत्रता आप इसलिए देते हो कि वो चैन से जिए, अपना व्यक्तिगत विकास करे, ठीक है ना, फले फूले, इसलिए आप स्वतंत्रता देते हो। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो फिर आर्टिकल 19, अब हम देखते हैं आर्टिकल 19 को। तो ये चालू हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक इसको हमें पढ़ना है। तो देखो आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है। मूल भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को क्या थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, ठीक ना। आर्टिकल 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, और वैसे भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 19 के तहत भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, और वैसे भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। आर्टिकल 31 होता था, ठीक है ना, आर्टिकल 31 होता था। तो देखो मूल भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा, मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f), ठीक है ना, अनुच्छेद 19(1)(f) जो है में वर्णित संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में केवल क्या है, 6 स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई थी। उसमें से जो आर्टिकल 19(1)(f) था वो संपत्ति का अधिकार था, या संपत्ति के अर्जन, बयान या धारण करने की स्वतंत्रता थी, वो उसको 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में हटा दिया गया है। तो अब बची 6 स्वतंत्रता। अब हम आर्टिकल 19 के तहत दी हुई 6 स्वतंत्रताओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 19(1) क्या है। आर्टिकल 19(1) है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(1)(a) बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है, प्रेस मतलब न्यूज वाले, न्यूज चैनल वाले, अखबार वाले, मीडिया वाले, उसकी स्वतंत्रता को आर्टिकल 19(1) के तहत रखा जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, इसी में शामिल है। आपने कई लोगों को बहस में बोलते सुना होगा कि मुझे भी राइट टू स्पीच है, ठीक ना, मुझे भी राइट टू स्पीच है। तो राइट टू स्पीच को ही हिंदी में बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब मुझे भी बोलने का अधिकार है, ठीक है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में समय समय पर कोर्ट द्वारा कौन कौन सी स्वतंत्रताओं को जोड़ा गया, ठीक है ना, उसको आगे मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। तो आर्टिकल 19(1)(a) में आप केवल इतना याद रख लो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें सम्मिलित है। फिर देख लो आर्टिकल 19(1)(b), शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19(1)(b) जो है वो आपको शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। आप कोई गैदरिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, आप भीड़ को इकट्ठा करना चाहते हो, वहाँ पे आप सभा करना चाहते हो, सम्मेलन करना चाहते हो, तो उसकी आपको स्वतंत्रता है 19(1)(b) में, लेकिन वो होना चाहिए शांतिपूर्ण। वहाँ पे हथियार नहीं आपको यूज करना है। तो ये चीज़ है। फिर देख लो आर्टिकल 19(1)(c) में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आप अपना कोई भी संघ बना सकते हो, ठीक है ना, आप कोई भी अपना संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, ठीक है, अपना ऑफिस बना सकते हो, उसमें लोगों को जोड़ सकते हो। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19(1)(c) में दी हुई है। फिर आता है आर्टिकल 19(1)(d). तो आर्टिकल 19(1)(d) बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब जो आपका भारत का जो संपूर्ण भूभाग है उसमें आप कहीं भी आ सकते हो, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(d) के तहत। फिर जो आपका आर्टिकल 19(1)(e) जो है, आर्टिकल 19(1)(e) बोलता है कि भारत में के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। अब बात क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे आप निवास नहीं कर सकते। ये अब बात है इस चीज़ का।
ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(1) की ई के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है आपको। आप कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हो, निवास कर सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 19(1) जो बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी उपजीविका, ठीक ना, व्यापार कारोबार करने का अधिकार, ठीक ना, भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पेशा, नौकरी, व्यापार या उद्योग करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। भारत के प्रत्येक नागरिक को वह अपने इच्छा अनुसार कोई भी पेशा, कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी उद्योग कर सकता है, उसको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो आर्टिकल 19 में इतने प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, ठीक है ना। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ, आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g), ठीक है। अब ये स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है ना। अब सारी स्वतंत्रता मैंने आपको पढ़ा दी, लेकिन ये स्वतंत्रताएँ क्या हैं, अत्यांतिक नहीं है। मतलब इनका ऐसा नहीं है कि एंड, मतलब कि इसका एंड नहीं है। मतलब अब संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है, जैसे आर्टिकल 19(1)(c) है, संघ बनाने की क्या है, आपको स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का संघ बना लो, आप एक आतंकवादी संगठन बना लो, ऐसा नहीं है। आप कोई ऐसा संघ बना लो जो देश विरोधी काम करने लगे, देश विरोधी स्पीच देने लगे। आप कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो आप चाइना के साथ मिल जाओ, पाकिस्तान के साथ मिल जाओ संगठन बना के, और देश के खिलाफ न्यूज निकालने लगो, देश के खिलाफ भड़काऊ बातें करने लगो। तो इस प्रकार के संगठन आप नहीं बना सकते। तो ये स्वतंत्रता आपको दी तो हुई है, लेकिन इन पर रोक लग सकती है। मतलब ये अत्यांतिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एंडलेस है ये, इनका एंड हो सकता है। मतलब आपको रोका जा सकता है अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने से, यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। समझ रहे आप। जैसे ये लिखा है, जैसे लिखा, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब आप कोई भड़काऊ व्यक्ति हैं, मान लो आप कोई भड़काऊ नेता हैं, जिसके बयान से यदि आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप एमपी से जा रहे हो बिहार, बिहार में जाके आपको कोई राजनीतिक रैली करनी है, और आपका जो क्या कहते हैं, जो राजनीतिक जीवन है या आपका जो चरित्र है, या मतलब आप जो बोलते हैं, उससे क्या हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं। तो बिहार सरकार होगी आपको रोक सकती है। मतलब कोई भी सरकार आपको वहाँ जाने से रोक सकती है। तो ये क्या होगा, आर्टिकल 19(1)(d) का वायलेशन हो गया। लेकिन ये वायलेशन इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि यहाँ पे लोकहित जुड़ा हुआ है, ठीक ना, देश की एकता और अखंडता जुड़ी हुई है। यदि आपको जाने से रोक देंगे तो आपके जो भड़काऊ बयान होंगे, होने वाले हैं, उससे क्या होगा, वहाँ की जनता को कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भड़काऊ बयान नहीं सुन पाएगी, वो उग्र भीड़ नहीं बनेगी, वहाँ दंगे नहीं होंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल, कि ये स्वतंत्रताएँ क्या हैं, अत्यांतिक नहीं है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है नीचे, उल्लेखनीय है कि यह स्वतंत्रताएँ अत्यांतिक नहीं है, अतः देश की एकता, अखंडता एवं लोक व्यवस्था के हित में इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन का मतलब है इन पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है ना, इन सब प्रकार की स्वतंत्रता में, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19(1) लिखा, 19(1)(a) लिखा है ये, इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच। अब आपको राइट टू स्पीच तो है कि राइट टू स्पीच, आपको बोलने का अधिकार तो है, लेकिन बोलने का अधिकार इतना नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी कर दो, किसी जाति विशेष पर ऊट पटांग टिप्पणी कर दो, ठीक, किसी को गाली दे दो। तो ये आपको इतना बोलने का अधिकार आपको नहीं है, फिर आप पर रोक लगेगी, ठीक, आपको दंड मिलेगा। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो वो जो लिखा है ना नीचे, युक्तियुक्त निर्बंधन, ये वही चीज़ है, रोक है ये, कि इस पर लग सकती है आपकी स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो आर्टिकल 19 के तहत आपको दिए हुए हैं। अब देख लो, आर्टिकल 19(1)(a) में सम्मिलित स्वतंत्रताएँ जो हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको जो ऊपर पढ़ाया ना, आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ाया था ये, यहाँ पे मैंने लिखा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर मैंने बताया कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(a) में कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लो। आर्टिकल 19(1) में कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। तो सबसे पहली तो वही हो गई, राइट टू स्पीच, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19(1)(1) के तहत है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल दिए होंगे, तो उसमें आपको आर्टिकल 19(1)(a) जिस ऑप्शन में, उसको टिक करना है। समझ आप। तो इसलिए मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि आर्टिकल 19(1)(a) जो है, राइट टू स्पीच जो है, इसके तहत कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। तो देख लो, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी आती है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। वाणिज्यिक भाषण देने की स्वतंत्रता भी आती है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। मतदाता को सूचना का अधिकार भी आता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत।
चुप रहने का अधिकार भी आता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, तो ऐसा नहीं है आपको बाध्य किया जाए उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साधारण तौर पर मतलब यदि आपने कहीं चोरी कर ली और आप थाने में हो, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहाँ पर फिर 3rd डिग्री मिलेगी आपको, तो आपको वहाँ चुप रहने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ विदेश जाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भी ये भी है, विदेश जाने का अधिकार भी है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी। फ़ोन टैपिंग का मतलब होता है जैसे आप बात करते हो, आपकी बात कोई सुनना चाहता है, ठीक है ना, सरकार सुनना चाहती है, तो वो आपकी क्या करेगा, फ़ोन, सरकार आपका फ़ोन टैप करा लेगी। आप किसी से भी बात करोगे तो जो भी आप बात करोगे वो सारी बातें सरकार को पता चल जाएगी। सरकार के पास जो मशीनरी होगी वो रिकॉर्ड कर लेगी उस चीज़ को, उसको बोलते हैं फ़ोन टैपिंग। तो फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया हुआ है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार जो है, सरकारी गतिविधियाँ जो होती हैं उसकी जानकारी का अधिकार भी क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, कोई अखबार है उस पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार भी दिया हुआ है आर्टिकल 19(1)(a) में, ठीक है ना। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। प्रदर्शन और विरोध करने का अधिकार, किसी बात का, किसी कानून का, ठीक है ना, किसी भी नियम का विरोध आप कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। तो ये सब स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दी हुई है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना अच्छे से, ये सारी स्वतंत्रता दी हुई हैं आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, ठीक है ना, ये भी शामिल है, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 में मैंने आपको बताया था युक्ति युक्त निर्बंधन लग सकता है। आर्टिकल 19 में मैंने आपको 6 स्वतंत्रताएँ पढ़ाई थी। आर्टिकल 19(1) से लेके आर्टिकल 19(g) तक मैंने आपको स्वतंत्रताएँ पढ़ाई थी, कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ हैं, ठीक है ना। तो उन सब पर क्या है, अनुच्छेद 19(2) के से अनुच्छेद 19(6) तक की, ठीक है ना, आर्टिकल के द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन की घोषणा की गई है। समझ रहे आप, मतलब जो आपको आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, उन पर क्या है, आर्टिकल 19(2) से लेकर आर्टिकल 19(6) तक उसमें निबंधन के प्रावधान है, ठीक है ना। तो देखो उसको हम पढ़ेंगे अब। आर्टिकल 19(2) द्वारा क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) जो आपका है ना, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर क्या है, युक्त निबंधन लग सकता है। अब उस निबंधन लगने का आधार क्या है, क्यों लग सकता है, तो देखो, मानहानि, यदि आप कोई ऐसा भाषण दे रहे हो जिससे किसी की गरिमा, या ऐसा कुछ बोल रहे हो जिससे किसी की गरिमा प्रतिष्ठा की बात आ रही है, तो उस पर आप क्या हो सकता है, युक्त निर्बंधन लग सकता है आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो आर्टिकल 19(2) क्या बता रहा है, आर्टिकल 19(2) में प्रावधान है आर्टिकल 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाने के। आर्टिकल 19(1)(a) क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। तो प्रतिबंध किन आधारों पर लगेगा, वो प्रतिबंध के आधार लिखे, मतलब निबंधन के आधार लिखे हैं वो। तो मानहानि है एक आधार। भारत की सुरक्षा व संप्रभुता के मामले में आप पर राइट टू स्पीच पर आपकी रोक लग सकती है। न्यायालय की अवमानना के मामले में, आप किसी न्यायालय का अपमान कर रहे हो राइट टू स्पीच के तहत, कुछ भी बोल रहे हो न्यायालय पे, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट पे बोल रहे हो, CJI पे बोल रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे बोल रहे हो, तो आप पर क्या हो सकता है, निबंधन लग सकता है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप पर निबंधन लग सकता है, मतलब आप खड़े हो गए बाजार में और आप कुछ भड़काऊ बातें करने लगे, ठीक है ना, तो आप यदि लोक व्यवस्था बिगाड़ोगे, सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ोगे, तो आप पर रोक लग सकती है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक ना, इस संबंध में भी क्या हो सकता है, आप पर रोक लग सकती है। आप जैसे कल के दिन मान लो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की दोस्ती है, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, वो इंडिया को हरा देते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया पर क्या करते हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर नस्ली टिप्पणी करने लगते हो, उनको भला बुला कहने लगते हो, तो आप पर क्या हो सकता है, निबंधन लग सकता है। शिष्टाचार एवं सदाचार, ठीक है, तो शिष्टाचार एवं सदाचार के मामले में भी आप पर लग सकता है युक्त निर्बंधन, ठीक है ना। मतलब आप शिष्टाचार नहीं कर रहे हो, सदाचार नहीं कर रहे हो। अपराध उद्दीपन, यदि आप अपराध को क्या करने वाले हो, आप उत्प्रेरित करने वाले हो किसी अपराध को, ठीक है ना, आपकी बातों से कोई अपराध हो सकता है, तो उस पर भी आपका युक्त निर्बंधन लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखो आर्टिकल 19(3) जो है, आर्टिकल 19(3) द्वारा आर्टिकल 19(1)(b) जो आपका है, उस पर क्या हुआ है, क्या है, युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। आर्टिकल 19(1)(b) बोलता है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 19(1) जो बोलता है वो ये बोलता है कि शांतिपूर्वक कहीं पे एकत्रित होने, ठीक है ना, और हथियार रहित क्या करने, सभा करने की स्वतंत्रता, जो बोलता है आर्टिकल 19(1), ठीक है ना। अब जो ये आपका अधिकार है आर्टिकल 19(1) के तहत सभा करने का, इस पर आर्टिकल 19(3) के तहत क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है। और उस प्रतिबंध का आधार क्या है, मतलब निबंधन का आधार क्या है, भारत की सुरक्षा व संप्रभुता की स्थिति में यदि आप कोई ऐसा संगठन बना लेते हो या ऐसी कोई सभा करते हो जिससे क्या हो, एकता और अखंडता भारत की क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है, ठीक है ना, तो आप पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लग सकता है आपकी आर्टिकल 19(1) के तहत मिली स्वतंत्रता पर। लोक व्यवस्था भंग होने पर, तो ये आधार लिखे हैं, समझ आप, तो इस प्रकार से। फिर देखो आर्टिकल 19(4), आर्टिकल 19(4) द्वारा आपकी आर्टिकल 19(1) के तहत जो आपको स्वतंत्रता मिली है उस पर क्या है, प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(4) द्वारा, तो 19(1) क्या बोलता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता। अब वो उस पर आपको जो स्वतंत्रता मिली हुई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, उस पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। अब किस आधार पर लग सकता है, तो वो आधार दिए हुए हैं आर्टिकल 19(4) में, समझ रहे आप, ये पढ़ रहे हैं आप अभी सब। आर्टिकल 19(4) में वो आधार दिए हुए हैं जिसके तहत आर्टिकल 19(1) में जो आपको स्वतंत्रता मिली है उस पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। अब वो आधार जो है वो है भारत की सुरक्षा व संप्रभुता की स्थिति में, यदि आपका संगठन कोई ऐसे काम करता है जिससे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो आप पर रोक लग जाएगी। लोक व्यवस्था पर, यदि आप लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाला ऐसा कोई संगठन आपका है, ठीक है ना, तो आप पर लग सकती है। सदाचार, यदि आप सदाचार का पालन नहीं कर रहे हो तो आप पर क्या हो सकता है, रोक लग सकती है आपके संगठन पर। आर्टिकल 19(5) जो है, आर्टिकल 19(5) द्वारा आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 19(1) के तहत मिले अधिकार पर क्या होता है, प्रतिबंध लगता है, ठीक है ना। अब किन आधार पर लगता है, उन आधारों की बात की गई है आर्टिकल 19(5) में, ठीक है। तो देखो वो आधार क्या है, तो आर्टिकल 19(1) आपसे बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, आवागमन कर सकते हो। और जो आर्टिकल 19(1) आपसे बोलता है, आर्टिकल 19(1) आपसे बोलता है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, ठीक है। ये दो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है आर्टिकल 19(1) के तहत कि आप कहीं पे भी किसी भी मतलब देश के किसी भी भाग में आवागमन जा सकते हो, मतलब आप जा सकते हो, घूम सकते हो। आर्टिकल 19(1) बोलता है कि आप देश के किसी भी भाग में क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। अब आपको जो ये दो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं इन पर क्या है, प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है ना। उसका आधार क्या है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 19(5) में। तो देखो आधार क्या है, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, समझ रहा, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है और सरकार ने उस क्षेत्र को क्या किया है, संरक्षण प्रदान किया है, वहाँ पे बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, साधारण जनता के हित में, ठीक है। अब आप चाहते हो देश में घूमना, लेकिन आप देश में घूमने के साथ साथ क्या करना चाहते हो, भड़काऊ बयान देना चाहते हो, तो आपको घूमने नहीं दिया जाएगा देश में, संपूर्ण देश में, समझ रहे आप, ठीक है। आप निवास करना चाहते हो कहीं पे, आप मान लो आप आतंकवादी संगठन से जुड़े हो, कहीं पे निवास करना चाहते हो, तो आप पर प्रतिबंध लग सकता है साधारण जनता के हित में, ठीक है। फिर आर्टिकल 19(6) जो है, आर्टिकल 19(6) द्वारा आर्टिकल 19(1) पर लगने वाले निबंधन के आधार बताए गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19(1) क्या है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी पेशा नौकरी कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, तो ये आपकी स्वतंत्रता दी हुई है आर्टिकल 19(1) में। इस पर प्रतिबंध लग सकता है आर्टिकल 19(6) के तहत। तो आर्टिकल 19(6) में वो आधार बताए गए हैं जिसके कारण आपके आर्टिकल 19(1) पर प्रतिबंध लग सकता है। तो देखो वो आधार क्या है, वो आधार है साधारण जनता के हित में। आप कोई भी ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जनता को हानि पहुंच रही, ठीक है ना। आप मान लो पानी बेच रहे हो बना के, पानी आपका जो है वो जो सुइटेबल जो वो हैं आप मानक होते हैं, ठीक है ना, उस पर खरा नहीं उतर रहा आपका पानी, आपकी पानी की क्वालिटी ख़राब है, तो आप इस प्रकार का व्यापार नहीं आपको करने दिया जाएगा। किसी व्यापार के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित करना, ठीक है। अब आपको स्वतंत्रता दी हुई है कि आप अपने इच्छानुसार क्या कर सकते हो, व्यापार या पेशा या नौकरी आप आप क्या कर सकते हो, पा सकते हो, मतलब आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। लेकिन क्या है, किसी नौकरी पर पहुंचने के लिए जैसे आप सीईओ बनना चाहते, तो उसके लिए कुछ अर्हताएं हैं, ठीक है ना, कि सीईओ बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो वो जो तकनीकी अर्हता है वो निर्धारित की जा सकती है, ठीक है ना। तो तकनीकी अर्हता निर्धारित करने में आपको रोका जा सकता है कोई भी व्यापार करने से या कोई भी पेशा अपनाने से, ठीक है। आपको पहले वो क्वालिफिकेशन लानी पड़ेगी, वो क्वालिटी लानी पड़ेगी कि आप CEO बन पाओ। तो ये चीज़ लिखी है। फिर देखो, नागरिकों को व्यवसाय या व्यापार से पूर्ण या आंशिक रूप से इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यापार पर एकाधिकार करने के पक्ष में हो, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक है, जैसे बच्चों एवं महिलाओं को खतरनाक कार्यों में लगाना, ठीक है ना। आपको किसी व्यापार से रोका जा सकता है, कोई भी व्यापार करने से आपको रोका जा सकता है यदि आपके व्यापार में महिलाएं और बच्चे संलग्न हैं, ठीक ना। बच्चों को जो काम करने पर प्रतिबंध है ही, 14 वर्ष तक के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ठीक है ना, वो इलीगल है, बाल श्रम जिसको बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ थी आपकी। तो ये मैंने आपको आर्टिकल 19 पढ़ाया, ठीक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 में इतना सब पढ़ना था आपको। अब देखो आर्टिकल 20 क्या बोलता है। आर्टिकल 20 देखो, आर्टिकल 20 बोलता है, आर्टिकल 20 है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो लिख गया यहाँ पे, दोष लिखना है, ठीक है ना। दोष मिसप्रिंट हो गया, दोष समझ गए आप, दोष लिखा है। तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण कायम में आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में। तो देख लो, यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ क्या है, विदेशियों को भी प्राप्त है। अब ये याद रखना, आप ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे जाके मैं आपको एक टेबल बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अधिकार क्या है नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, कौन कौन से अधिकार दोनों को प्राप्त हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा आगे आगे। अभी केवल यहाँ पढ़ लो कि जो आर्टिकल 20 जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है, यह अधिकार क्या है नागरिकों के साथ साथ क्या है विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशी व्यक्ति विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है यदि वो भारत में है। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। जो मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाया, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इस अनुच्छेद के तहत क्या है व्यक्ति को क्या है 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अब उन 3 अधिकारों को हम पढ़ते हैं। तो पहला अधिकार जो है आर्टिकल 20 के तहत प्राप्त है वो है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या है, किसी अपराधी को उसी विधि के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय में क्या थी, प्रवर्तन में थी। कोई भी अपराधी है, उसने क्या किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसी विधि के तहत दंडित किया जाएगा जो अपराध करने के समय क्या थी, प्रवर्तन में थी। समझ आप, जैसे किसी अपराधी ने वर्तमान में क्या किया, अपराध किया, तो उसको वर्तमान में जो विधि प्रवर्तन में है, अब वर्तमान में जो विधि बनी हुई है उसी के तहत क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, उसको पुरानी विधि के तहत दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ठीक है। मतलब कि जब आप अपराध कर रहे हो उस समय जो विधि आपकी क्या है, प्रवर्तन में है, उसी विधि के तहत आपको दंडित किया जाएगा। फिर देखो दोहरे दंड से संरक्षण। अब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार क्या अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आपने कोई चोरी कर ली कहीं पे, आपको एक बार दंड मिल गया उसके लिए, तो उसी अपराध के लिए दोबारा आपको दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप दोबारा चोरी करोगे तो फिर दोबारा आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मान लो आपने चोरी की, ठीक है, तो आपको कोर्ट में ज़बरदस्ती ये नहीं बुलाया जाएगा कि आप अपने खिलाफ क्या करो, साक्ष्य दो। हालांकि पुलिस जो करती है जब 3rd डिग्री देती है तो पूछती है चोरों से, अपराधियों से पूछती है कि आपने कैसे किया था अपराध, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 20 के तहत आपको ये संरक्षण मिला हुआ है, आत्म अभिशंसन से क्या संरक्षण। मतलब किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बात नहीं किया जाएगा, मतलब झूठी गवाही नहीं आपकी होगी कि आपको मार मार के आपसे बोला है कि अपराध को मान लो कि आप ही ने किया है, तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो व्यावहारिकता में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो लिखा ना, ये यहाँ पे दोष है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब आर्टिकल 20, इसके तहत आपको क्या क्या है, 3 प्रकार के क्या है अधिकार प्राप्त हैं। वो तीनों अधिकार मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 20। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 मतलब आर्टिकल 21, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 21 में क्या है, तो देखो
आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है आर्टिकल 21 में। तो देखो पढ़ते हैं हम आर्टिकल 21 को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। आर्टिकल को ही हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना आप। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपकी और जीवन की स्वतंत्रता जो आपकी है, मतलब जीवन आपका जीवित रहे, आप जीवित रहो, उसका अधिकार आपको दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, ठीक है ना। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मतलब आपको आपके जीवन से या आपके प्राण से यदि सरकार वंचित कर रही है तो क्या करेगी, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपको वंचित करेगी। मतलब यदि आपने कोई अपराध किया है तभी आपको, जैसे आपने कोई इस प्रकार का अपराध कर दिया जिसमें आपको मृत्युदंड मिलना जरूरी है, ठीक है ना, तो फिर आपको विधि द्वारा ही आपको मृत्युदंड मिलेगा, नहीं तो नहीं। समझ आप, तो ये चीज़ है, अन्यथा नहीं। समझ आप। तो ये अनुच्छेद 20 की तरह ऐसा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी क्या होता है, समाप्त नहीं होता। यह विदेशी व्यक्ति व नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 20 की तरह राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी क्या होता है, आर्टिकल 21 जो है वो निरस्त नहीं होता। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निरस्त नहीं होते। आगे जाके मैं आपको लिखा दूंगा ये सब चीज़ें और अच्छे से पॉइंट में, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनको याद रखना है आपको, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होते हैं, निरस्त नहीं होते। फिर देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को और अधिक क्या किया गया, महत्व दिया गया। अब आपातकाल की स्थिति में भी इस अधिकार को क्या है, सीमित नहीं किया सकता, एवं इस अधिकार के अंतर्गत कई और अधिकार भी शामिल किए गए। जो आपका 44वां संविधान संशोधन जो था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका था 1978 में, उसके द्वारा क्या किया गया, जो आपका ये अधिकार था आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था उसको और अधिक महत्व दिया गया। और इसी संशोधन के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी आपका ये वाला अधिकार है इसको सीमित नहीं किया सकता। और क्या किया गया, इस अधिकार में कई सारे अधिकार जोड़ दिए गए। अब हमें उन अधिकारों को पढ़ना है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत मैंने आपको कई सारे अधिकार पढ़ाए थे कि आर्टिकल 19(1) के तहत कई सारे अधिकार आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको। इसी प्रकार से आर्टिकल 21 के तहत कई सारी स्वतंत्रताएँ मिली हुई हैं आपको, ठीक है ना। अब उन स्वतंत्रताओं को ध्यान से देखना और उनको अच्छे से पढ़ लेना। वो आर्टिकल 19(1) के तहत जो स्वतंत्रताएँ मिली हैं उससे कन्फ्यूज मत होना। तो देखो आर्टिकल 21 के तहत आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएँ मिली हुई हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता मिली है निःशुल्क विधिक सहायता की। तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। पुलिस की क्रूरता के विरोध अधिकार, पुलिस आपके साथ में क्या करती है, क्रूरता करती है, इससे आपकी मृत्यु हो जाती है मान लो, तो उसके विरोध अधिकार कि पुलिस ज़्यादा क्रूरता ना करे, आर्टिकल 21 के तहत आपको मिला हुआ है ये अधिकार। यातना ना दिए जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत है, ठीक है ना। लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने उसकी प्रोन्नति का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत है। मतलब सरकार जो आपके लिए योजना चलाती है, स्वास्थ्य की योजना चलाती हैं, ये सब जो योजना चलाती हैं, या आपको मान लो कल के दिन जेल हो गई, आपका स्वास्थ्य स्थिति वहाँ पे बिगड़ रही है, तो जेल के अंदर भी आपको, जेल तो हो गई है लेकिन जेल के अंदर भी आपको बकायदा चेकअप किया जाएगा। मतलब आप अपने स्वास्थ्य से नहीं मरोगे, स्वास्थ्य के कारण वहाँ पर नहीं मर सकते, वहाँ भी आपका प्रॉपर चेकअप किया जाएगा मेडिकल, ठीक है ना, आपको दवाई कराई जाएगी आपकी, ये सब चीज़। जीविकोपार्जन का अधिकार जो है, मतलब जीविका अपनाने का अधिकार भी मिला हुआ है किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत ही आपको मिला हुआ है ये अधिकार भी, ठीक है। फिर एक और मामला होता है, फिर एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले का नाम है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला। इस मामले में क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 को और अधिक विस्तारित कर देता है। मतलब ये सब अधिकार जो आपको मिले हुए हैं, जो मैंने आपको पढ़ा, ये अनुच्छेद 21 के तहत मिले हुए हैं। फिर एक मामला आता है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला। इस मामले में निर्णय सुनाते समय आर्टिकल 21 में और अधिक विस्तार कर देता है सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 21 में और अधिकार आपको मिल जाते हैं। तो देखो उसमें कौन कौन सा अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार जो है, विदेश जाने का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 के तहत है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ रहा है, ठीक है ना। चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार भी आपको क्या है, आर्टिकल 21 के तहत दिया हुआ है। निजता का अधिकार जो है ना आपको, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। हथकड़ी लगाने के विरोध अधिकार, ठीक है ना, जबरदस्ती आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, उसके विरोध अधिकार भी आपको क्या मिला हुआ है, आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। जेल के दौरान मृत्यु के विरोध अधिकार, जेल में कई बार क्या होता है, कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार होता है,
जिससे उनकी क्या होती है, जेल में मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरुद्ध अधिकार भी आपको मिला हुआ है आर्टिकल 21 के तहत। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ महिलाओं के साथ आदर व सम्मान का व्यवहार करने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। एक और आपको अधिकार मिला हुआ है, ये सारे अधिकार पढ़ लेना आप, ठीक ना, आर्टिकल 21 के तहत। ये सारे मैंने आपको लिखा दिया, आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार मैंने आपको सब बता दिए, अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो ये पढ़ लेना। अब एक और अधिकार दिया हुआ है, देखो वो अधिकार है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जो आपको मिला हुआ है कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो, नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो, ये अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है, इसको आप याद कर लेना, ठीक ना। इस संबंध में कि नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो, इस संबंध में सरकार ने क्या किया है, आर्टिकल 21 के तहत ही एनजीटी का गठन किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप पढ़ते थे ना एनजीटी को, आयोग में पढ़ते थे एनजीटी, एनजीटी का गठन आर्टिकल 21 के तहत ही किया गया है। तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण आपको मिले, ठीक है ना, स्वस्थ जलवायु मिले, तो ये सब अधिकार आपको आर्टिकल 21 के तहत ही मिले हुए हैं। आर्टिकल 21 के तहत ही क्या हुआ है, एनजीटी का गठन किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 21 का, तो आर्टिकल 21 का में आपको क्या है, शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का के तहत आपको मिला हुआ है। आर्टिकल 21 का को क्या है, संविधान में जोड़ा गया संवैधानिक संशोधन के द्वारा, और वो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ये संवैधानिक संशोधन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 21 का को जोड़ा गया है संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 21 का क्या बोलता है, शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21 का में क्या है, अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में, यह अनुच्छेद जो है ये 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। आर्टिकल 21 का जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या करता है, का प्रावधान करता है, जो मोहिनी जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। मतलब शिक्षा का अधिकार जो है, यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार जो है वो किस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, तो देखो मोहिनी जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया, काय को, शिक्षा के अधिकार को, ठीक, शिक्षा के अधिकार को मोहिनी जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ये इस प्रकार से था। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना। फिर देखो सरकार द्वारा संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 करके अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ये आप याद रखना, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन जो है, इसको याद रखना, इसके तहत जोड़ा गया है आर्टिकल 21 का को। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 का को संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो वो संवैधानिक संशोधन है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है ना। ये चीज़ है जोड़ा। इसके साथ ही आर्टिकल 45 को जोड़ा गया। आर्टिकल 45 जो अब 86वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत क्या किया गया, आर्टिकल 21 का को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। फिर इसी के तहत आर्टिकल 45 जो है इसको जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल 45 को नीति निर्देशक तत्व में पढ़ाऊंगा मैं। साथ ही साथ जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है, ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य भी, ठीक है ना। और 11वां मौलिक कर्तव्य बोलता है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को क्या करें, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। तो ये भी जोड़ा गया है, समझ आप। तो यहाँ तक आपने आज क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 21 का तक पढ़ लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा आर्टिकल 22 पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना। आर्टिकल 23 पढ़ाऊँगा, आर्टिकल 24 पढ़ाऊँगा। तो और आगे के हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने शिक्षा का अधिकार तक पढ़ लिया, आर्टिकल 21 का तक पढ़ लिया, ठीक। तो आज के लेक्चर क्या करते हैं, यहीं पर अंत करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।